फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बुक बिल्डिंग के बारे में कि बुक बिल्डिंग क्या होती है, राइट इशू ऑफ शेयर्स के बारे में और बाय बैक ऑफ शेयर्स के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बुक बिल्डिंग एक कैसा प्रोसेस है? मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। मतलब जब जो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करती है तो वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकती है, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस होते हैं ना, वो जो मार्केट में डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो आज के टाइम में ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज़ कर रही है मार्केटिंग करने के लिए, अपने जो भी शेयर्स वगैरह हैं उनके ऑफर के लिए पब्लिक को। मार्केटिंग हमें पता है क्या होती है। मार्केटिंग होती है कि लोगों को हम जब अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ, उसे हम हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करते हैं, जो भी कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं उन्हें अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। जो बुक बिल्डिंग होता है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो ज़्यादातर कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ की जाती है और जो हमारे इंडिया में भी नहीं है, इंडियन मार्केट में। तो कहता है कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें जो इशू प्राइस होता है ना, वो हमारी डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है, जहाँ पे मतलब हमारे जो डिमांड और जो सप्लाई काटते हैं वहाँ पे हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है। जो बिड्स होती है इसके अंतर्गत वो इनवाइट की जाती है इन्वेस्टर्स से। ठीक है, जो अलग अलग प्राइसेस पर अपने बिड देते हैं और भाई जो भी प्राइस मतलब हमारी जो कंपनी होती है उसे सही लगता है उनकी बिड एक्सेप्ट कर ली जाती है। कहते हैं जो इश्यू प्राइस होता है वो हमें पता है कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो जो बिड मिली है कंपनी को उसके अकॉर्डिंग, दूसरा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। जो इश्यू प्राइस होता है वो ना जब बिड बंद हो जाती है, बिड मतलब बोलियाँ मतलब इन्वाइट की जाती है और जब वो खत्म हो जाती है उसकी क्लोजिंग डेट आ जाती है, उसके बाद एक प्राइस फिक्स किया जाता है। ठीक है, और जब प्राइस फिक्स हो जाता है उसके बाद जो भी एप्लीकेंट्स है जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जिनका भी प्राइस ज़्यादा हो या बिड के मतलब जो भी हमने प्राइस डिटरमाइन किया था उसके बराबर हो, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं शेयर्स वगैरह। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें इशू प्राइस तो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो इशू प्राइस होता है वो तो भाई क्लोजिंग डेट के बाद डिसाइड होता है, पहले तो पता नहीं होता। हाँ, लेकिन फ्लोर प्राइस को हम मेंशन कर सकते हैं। फ्लोर प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिससे नीचे कोई भी बोली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सेबी की जो गाइडलाइंस है 2000 से सेक्शन के अकॉर्डिंग कहता है कि उसके अंतर्गत जो शेयर होते हैं वो इशू किए जाते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत दो तरीके से। या तो भाई 100% शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर कर दे बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, या 75% नेट ऑफर करें बुक बिल्डिंग से और 25% जो प्राइस डिटरमाइन किए जाए ना बुक बिल्डिंग के थ्रू उसके ऊपर करें। अब बात आती है भाई बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले तो एक लीड मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, बुक रनर। फिर कहता है कि एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है ना, मतलब एक कॉपी सी बनाई जाएगी जिसमें भाई नॉर्मली लिखा जाएगा कि भाई हमें क्या क्या डिटेल लिखनी है। ठीक है, जिसमें इशू प्राइस वगैरह तो डिसाइड नहीं होता तो लिखा नहीं जाता, लेकिन उसमें भाई जो भी साइज़ है इशू का, पास्ट हिस्ट्री, कंपनी की फ्लोर प्राइस वगैरह ये सब कुछ लिखा जाएगा। फिर जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसको सेबी के पास क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, उसके पास भेजा जाएगा। फिर कहता है कि जो प्राइस है वो डिटरमाइन किए जाएंगे, जो भी मतलब भाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, रोड शोज़ वगैरह उसके अकॉर्डिंग, और पब्लिक को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक अंडरराइटर को भी अपॉइंट किया जाएगा जो अंडरराइट करेगा इश्यूज़ को। ठीक है, मतलब कितना भी ऑफर किया गया है हमने पब्लिक को उसके अकॉर्डिंग। फिर जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसकी जो कॉपीज़ वगैरह है वो किन किन को दी जाएगी, बुक रनर को, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है लाइक यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, इन सबको। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सबको दी जाएंगे। जो बुक रनर है वो क्या मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो भी बुक्स वगैरह हैं उनका। ठीक है, ताकि जो भी बिड प्राइस है उनको रिकॉर्ड किया जाए और जो क्वांटिटी ऑफ शेयर जो अप्लाई किया अलग अलग इन्वेस्टर ने वो रिकॉर्ड किया जाए, ताकि हम जब उनको अलॉट करें तो हमें पता हो कि शेयर होल्डर ने कितने, मतलब इन्वेस्टर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। और जब बिड पीरियड क्लोज हो जाता है उसके बाद क्या करती है, इशूइंग कंपनी प्राइस वगैरह को डिटरमाइन करती है और फिर शेयर को अलोकेट कर देती है। और एक बार प्राइस डिटरमाइन हो जाता है तो जो भी एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हम क्या कर देते हैं, एक फिक्स प्राइस पर अलॉट कर देते हैं शेयर। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो जो इशू प्राइस होता है ना इसके अंतर्गत तो रियलिस्टिक होता है, फेयर होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। ठीक है, दूसरा ये हेल्प करता है बहुत जल्दी से फास्ट और एश्योर्ड कलेक्शन ऑफ फंड, मतलब जो हमने फिक्स करके चले थे फेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनको बचाने में भी हेल्प करता है। और कहता है कि कोई रिस्क नहीं होता अगर फेल हो जाए कंपनी जो भी मतलब इशू किया था उसके ऊपर, तो वो आसानी से मार्केट से विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड वगैरह नहीं है उसकी सिक्योरिटीज़ की। इसकी लिमिटेशन एक तो ये जो कंपनीज बड़ी होती है उन्हीं के लिए सूटेबल होता है। दूसरा जो इशूइंग कंपनी है वो कैसे होनी चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए, जिसको इन्वेस्टर वगैरह अच्छे से जानते हो।
अब हम पढ़ते हैं राइट इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। इश्यू ऑफ राइट शेयर्स में क्या होता है, कई बार कंपनी क्या होती है कि भाई जो कंपनी है एग्जिस्टिंग है वो कई बार क्या करती है भाई अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है ओ शेयर इशू करती है। तो उस टाइम पे उसके सामने क्या कंडीशन होती है, लीगली ज़रूरी होता है कि वो जो नए शेयर ऑफर कर रही है वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को शेयर होल्डर को ऑफर करे। तो ये जो उनका अधिकार होता है ये क्या कहलाता है, राइट शेयर। जब भी कंपनी ऑलरेडी जिसने शेयर इशू कर रखे हैं अब वो ना अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है और ज़्यादा इशू करके, तो उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो सबसे पहले जो फ्रेश शेयर ऑफर करेगी ना वो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी, ठीक है। और इसके लिए कहता है कि भाई वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास राइट होता है कि अगर कंपनी नए शेयर्स वगैरह ऑफर करती है तो सबसे पहले उनको ऑफर किए जाएंगे। इसी को हम बोल देते हैं राइट इशू। सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि जहाँ पे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो इंक्रीज करना चाहती है अपने सब्सक्राइब कैपिटल को, भाई 2 साल का पीरियड पूरा होने के बाद जब से वो बनी है, या 1 साल का पीरियड होने के बाद फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के, जो भी जल्दी हो, तो कहता है कि उस केस में है ना वो शेयर्स पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाएंगे उस पोर्शन में जो पहले से जितना भाई उन्होंने शेयर वगैरह एक्वायर कर रखे हैं। जो ऑफर होगा वो नोटिस के अकॉर्डिंग, मतलब उनको स्पेसिफाई किया जाएगा, ना तो 15 दिन से कम पीरियड होगा ना 30 दिन से ज़्यादा का पीरियड होगा। और जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि भाई मतलब जैसे भाई जिनको एग्जिस्टिंग को हम दे रहे हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो खुद मतलब उनको लेकर के किसी दूसरे को बेच सकते हैं या अपने शेयर्स को किसी दूसरे के फेवर में दे सकते हैं कि भाई मैं नहीं ले रहा, मेरे दोस्त को दे दो, इस टाइप से, ठीक है। तो जो लिबर्टी होती है वो डिटरमाइन की जाती है साइज के अकॉर्डिंग, जो इशू प्राइस होता है राइट इशू वगैरह का उसके अकॉर्डिंग। ये पार पर भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जो फुल अमाउंट होती है ना शेयर प्राइस की वो मांगी जा सकती है एप्लीकेशन पे या भाई अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। जैसे हम शेयर्स को पढ़ते हैं ना भाई पब्लिक को, जब हम नॉर्मली इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करके चलते हैं वैसा ही प्रोसेस होता है, वैसे इसमें एंट्रीज वगैरह पास होती हैं। और जो अलॉटमेंट होता है सिक्योरिटीज़ को वो 12 महीने में पूरा हो जाना चाहिए और इसमें भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होती है। अब बात आती है भाई अकाउंटिंग कैसे होगी, मतलब इसके लिए वही सेम जर्नल एंट्रीज पास होंगी जैसे हम पब्लिक इशू के टाइम पर करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इससे, तो देखो जो कंपनी ऑफर करती है राइट इशू उस प्राइस पर ऑफर करती है जो कम होता है मार्केट प्राइस से। तो इससे क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वगैरह उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें कम प्राइस पर ज़्यादा शेयर्स मिल रहे, ज़्यादा डिविडेंड वगैरह कमा पाएंगे। जो राइट इशू होता है वो ना कंट्रोल को ना कुछ ही लोगों तक सीमित रखता है। अब ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे तो ज़्यादा लोगों के पास कंट्रोल जाएगा, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि कंट्रोल लिमिट रहता है। जो राइजिंग है कैपिटल की इज मोर सर्टेन इन केस ऑफ राइट इशू, कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है राइट इशू के केस में पब्लिक इशू के कंपैरिजन में। जो राइट इशू होता है वो कंपनी की इमेज वगैरह भी इंप्रूव करता है, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं मतलब राइट इशू में पब्लिक इशू के कंपैरिजन में। ये एक अपॉर्चुनिटी देता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में जिससे वो अच्छी तरह से फैमिलियर है, जिसके बारे में वो जानते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं वो मिस यूज़ नहीं कर पाते अपनी पोजीशन का कि भाई अपने जो भी शेयर थे कंपनी को अपने फ्रेंड्स को दे दिया, अपने रिलेटिव्स को दे दिया कम प्राइस पर। तो ये सब फायदे हो जाते हैं हमारे राइट इशू के। अब हम पढ़ते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। बाईबैक का मतलब होता है कि जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी खुद के शेयर खरीद ले तो इस सेक्शन 68 अलाउ करता है कंपनी को कि वह खुद के शेयर्स को परचेज कर सकती है कुछ कंडीशंस के पूरा होने के बाद। तो क्या क्या कंडीशंस है, पहला तो उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से इसके लिए परमिशन होनी चाहिए, अथोराइज होना चाहिए। दूसरा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए जो भी जर्नल मीटिंग होती है कंपनी की उसके अंतर्गत, ठीक है। जो बाईबैक होता है ना वो कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो भी उसकी पेड अप कैपिटल है और जो भी फ्री रिजर्व है किसी भी कंपनी का उससे। और कहता है कि जो कंपनी होती है जो मतलब उस कंपनी का अमेंडमेंट एक्ट 2001 है उसने अथोराइज कर रखा है कि जो बाईबैक है ना वो एक रिजोल्यूशन पास करके ही हो सकता है मीटिंग में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और है ना वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता पेड अप इक्विटी कैपिटल के या फ्री रिजर्व के। जबकि ये ना मोर देन वन सच बाईबैक और है ना ऐसा 365 दिन में एक से ज़्यादा बार बाईबैक नहीं हो सकता, ठीक है। जो बाईबैक होता है इक्विटी शेयर्स का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बात आती है फोर्थ पॉइंट की जो रेशियो होता है डेब्ट्स का जो भी अमाउंट किए गए कंपनी के द्वारा वो ना दुगने मतलब जो भी फ्री रिजर्व वगैरह है जो कैपिटल वगैरह उससे दुगने से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो शेयर्स होते हैं बाईबैक के लिए वो फुली पेड अप होने चाहिए, ठीक है। और कहता है कि जो बाईबैक होता है वो 12 महीने के अंतर्गत पूरा हो जाना चाहिए जब एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया था कंपनी के द्वारा।
जो कंपनी होती है उसे फाइल करना चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। भाई मैं सोल्वेंट हूँ, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब मेरे पास पैसा ना हो, मैं जो शेयर होल्डर उनको पैसे वगैरह को ना दे पाऊँ। रजिस्ट्रार हो कंपनी के पास और सेबी के पास, ठीक है। एफिडेविट वगैरह भी साइन करना चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर के द्वारा। एक प्रूफ होगा कि हाँ भाई हम क्या है, मतलब सोल्वेंट है और हमारे जो भी अफेयर्स वगैरह थे उनको अच्छे से इंक्वायर वगैरह कर लिया गया है। जो बाईबैक ऑफ शेयर्स होता है लिस्टेड होना नहीं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। जो भी हमारे रेगुलेशंस वगैरह दिए गए हैं सेबी ने, मतलब सेबी ने जो रूल्स रेगुलेशन दिए उसके अकॉर्डिंग लिस्ट होना चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे। जो बाईबैक होता है ना अनलिस्टेड शेयर्स का और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का, वो सेबी मतलब जो भी शेयर कैपिटल और डिवेंचर रूल 2014 है ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो कंपनी है जो बाईबैक करती है खुद के शेयर्स को, उसको क्या चाहिए कि वो एक्सटिंग्विश के या डिस्ट्रॉय कर दे ऐसे शेयर्स को 7 दिन में, जब वो कंप्लीट हो जाता है बाईबैक का प्रोसीजर। अब बात आती है सोर्सेज क्या है, मतलब कहाँ से हम बाईबैक कर सकते हैं। तो देखो जो फ्री रिजर्व है उसका यूज़ करके हम बाईबैक कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के यूज़ करके बाईबैक कर सकते हैं, जो भी शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से कोई भी प्रोसीड्स होते हैं रिटर्न होता है उससे हम बाईबैक कर सकते हैं। फिर सेबी ने कुछ गाइडलाइन दी जो फॉलो करनी होती है हमें बाईबैक के लिए। पहला बाईबैक है ना परमिसिबल होना चाहिए, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रोपोर्चुनेट बेसिस पे उनसे ले सकते हैं, ओपन मार्केट से, या ओड जो लोट होल्डर्स हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे जो लोट ऑफ शेयर्स है ना वो स्मॉलर है ट्रेडेबल लोट से, जो बाय परचेजिंग द शेयर इशूड टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी परसुएंट टू ए स्कीम और स्टॉक ऑप्शन और स्वीट इक्विटी। मतलब भाई शेयर्स को परचेज करके जो भी एम्प्लॉयज वगैरह के इशू किए गए हैं कंपनी के, किसमें, स्टॉक ऑप्शन के थ्रू या स्वीट इक्विटी स्कीम के अंतर्गत। फिर कहता है कि जो बाईबैक होता है ना वो कभी भी निगोटिएटेड डील या स्पॉट ट्रांजैक्शन या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू नहीं हो सकता। इसके लिए क्या चाहिए, पब्लिक अनाउंसमेंट होना चाहिए, कम से कम किसी एक इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर में या हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर में या रीजनल लैंग्वेज का कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह हो सकता है, ताकि पब्लिक को इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब पब्लिक को अनाउंस करना जरूरी होता है एक स्पेसिफाइड डेट तक, ठीक है। फिर आता है जो मैक्सिमम प्राइस होता है जिस पर शेयर्स को खरीदा जाएगा वो भी डिटरमाइन होना चाहिए, तो शेयर होल्डर के थ्रू या स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा मीटिंग में। जो बाईबैक होता है वो 15 दिन से कम तक नहीं और 29 दिन से ज़्यादा तक ओपन नहीं रह सकता। जो नंबर ऑफ शेयर्स है टेंडर किए गए थे बाईबैक के लिए, अगर वो ज़्यादा हो जाए जो भाई खरीदे गए उनसे, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए हैं ना हर मेंबर के लिए वो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा, रेशियो बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो बेसिस पे कि किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर थे। अब बात आती है जब बाईबैक करना होता है तो हमें एक एस्क्रो अकाउंट को ओपन करना होता है, क्योंकि जो एस्क्रो होता है ना उसका मतलब होता है कैश या बॉन्ड डिपॉजिट किसी थर्ड पार्टी के पास करना गारंटी के रूप में, जब तक कि कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस जो पूरी ना हो जाए। सेबी ने गाइडलाइंस भी दी हैं कि भाई अगर हमें बाईबैक से रिलेटेड ऑब्लिगेशन से उनको पूरा करना है तो कंपनी को क्या चाहिए कि एस्क्रो अकाउंट को ओपन करना चाहिए किसी थर्ड पार्टी के पास। नॉर्मली तो बैंक ही होता है जिसके पास ये खोला जाता है। जो एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें कैश डिपॉजिट की जाती है कॉमर्शियल बैंक के साथ, और बैंक गारंटी दी जाती है मर्चेंट बैंक को डिपॉजिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं एप्रोप्रिएट मार्जिन से, ठीक है। मतलब एक टाइप से तीनों का जो कम्बिनेशन होता है ना वो होता है हमारा मर्चेंट बैंकर। जो एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें कहता है कंसिस्ट होनी चाहिए, मतलब कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 25% कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होता है कंसिडरेशन है ना वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 10% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आता है। कहते हैं जो एस्क्रो अकाउंट होता है वो सेबी के द्वारा फॉरफिट किया जा सकता है जो कंपनी की कुछ जिम्मेवारियां हैं अगर उसने वो फुलफिल नहीं की। क्या फ़ायदा हो जाता है बाईबैक करने से, कहते हैं बाईबैक ऑफ शेयर है ना वो कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग मतलब उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। जो कैपिटल है जो कंपनी को नहीं चाहिए उसे छुटकारा लेने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है कंपनी की रोकने में, फ्रस्ट्रेट करने में। जो भी कंपनी का टेक ओवर है, मतलब ऐसे लोग जो भाई अनडिजायरेबल है, अच्छे नहीं है, उनके द्वारा कंपनी के टेक ओवर को रोकता है, ठीक है। कुछ जर्नल्स भी बता रखिए कि भाई बाईबैक के टाइम पर हम कौन कौन से जर्नल एंट्रीज वगैरह पास कर सकते हैं। भाई वही सबसे पहले एप्लीकेशन मनी वगैरह रिसीव होती है, फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वही है पार पर हो सकता है, डिस्काउंट पर हो सकता है और प्रीमियम पर हो सकता है जो भी बाईबैक हमारा है। और फिर जो बाद में होता है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये फ्री रिजर्व से क्रिएट किया जाता है। तो ये सब इसकी एंट्रीज थी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।